ईरान के सामने ट्रंप ने कर दिया सरेंडर। ईरान अमेरिका की इस्लामाबाद में नहीं होगी बैठक। भारत बांग्लादेश के रिश्ते हो सकते हैं और खराब। इजरायल का दावा, लेबनान में 220 आतंकी ढेर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा। चीन के 2 मंत्रियों को रिश्वत लेना पड़ा भारी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका ने बुधवार को युद्ध रोकने के लिए ईरान के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। इस मुद्दे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जनरल डेन केन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। पत्रकार ने कहा कि 28 फरवरी को ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका जल्द ईरान की सत्ता गिरा देगा। फिर 7 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान से कोई शांति वार्ता नहीं होगी और उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन बाद में ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया। पत्रकार के सवाल पर हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप ने किसी भी मामले में हार नहीं मानी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका लगातार ईरान को नए समझौता प्रस्ताव भेज रहा है। नए प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्तें रखी गई हैं। अमेरिका ने ईरान को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। ट्रंप ने इस बीच अमेरिकी सेना का प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन भी अस्थायी रूप से रोक दिया है। उनका कहना है कि अगर ईरान से समझौता हो जाता है तो युद्ध टाला जा सकता है। हालांकि ईरान ने साफ कहा है कि वो अमेरिका के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा कि अमेरिका अपनी शर्तें थोपना चाहता है, जिसे तेहरान स्वीकार नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि इस स्थिति को बिगड़ता देख सऊदी अरब ने अमेरिका पर दबाव बनाया। सऊदी ने अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति अमेरिका को देने से इनकार कर दिया। सऊदी का कहना था कि अगर जंग बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को होगा। इसके बाद सिर्फ 48 घंटे में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान कर दिया था और कहा कि अब ईरान से बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। वहीं लंबे तनाव और संघर्ष के बाद अब समझौते की उम्मीद भी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच 3 बड़े मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब सिर्फ ईरान के अंतिम जवाब का इंतजार है, जिसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों की आमने सामने बैठक हो सकती है। इस बार बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की बजाय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होने की चर्चा है। जेनेवा पहले भी कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों का केंद्र रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पहला मुद्दा परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ईरान ने संकेत दिया है कि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। उसके बाद मौजूद संवर्धित यूरेनियम को भी कम या खत्म किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है। दोनों देश यहां लगी नाकाबंदी हटाने पर सहमत हुए हैं, जिससे तेल और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी। तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक प्रतिबंधों का है। अमेरिका ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाने और उसके फ्रीज किए गए पैसे वापस करने पर सहमत हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को इस प्रक्रिया से $150 अरब से ज्यादा की राहत मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि समझौता लगभग तैयार है, लेकिन अभी अंतिम फैसला बाकी है। वहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने तीस्ता नदी परियोजना में चीन का समर्थन मांगा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने चीन से तीस्ता नदी पुनर्स्थापना परियोजना में मदद की औपचारिक मांग की है। इस मुद्दे पर बीजिंग में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और चीन के विदेश मंत्री बागी के बीच बैठक भी हुई। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश जाती है और लाखों लोगों की खेती और पानी की जरूरतों से जुड़ी हुई है। चीन ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है और बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने की बात कही है। चीन का ये कदम भारत के लिए चिंता का कारण माना जा रहा है, क्योंकि ये इलाका भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ही कुछ मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण हैं। ऐसे में चीन की बढ़ती मौजूदगी नई चिंता बढ़ा सकती है। वहीं बांग्लादेश ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी दोहराया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में तीस्ता नदी और जल बंटवारे का मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा विषय बन सकता है। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 250 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना के अनुसार इन आतंकियों को इजरायल लेबनान में सीजफायर होने के बाद मारा गया है। आईडीएफ ने एक पोस्ट में कहा कि दक्षिण लेबनान में इजरायली नागरिकों और सैनिकों के लिए खतरे को समाप्त करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि युद्ध विराम समझौते के शुरू होने के बाद से अब तक हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के 220 से अधिक आतंकवादी और कमांडरों को मार गिराया गया है, जो आईडीएफ बलों और इजरायल के नागरिकों के लिए खतरा बन रहे थे। इस दौरान आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटरों
और अहम सैन्य ठिकानों को हवाई हमले में तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने बृहस्पतिवार को बैरूत के दक्षिणी उपनगरों और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। इसे युद्ध विराम का एक नया उल्लंघन करार दिया जा रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बैरूत के दाहिए में हुए इजरायल के ताजा हमले में 2 लोग मारे गए और 7 घायल हुए हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदलकर ऑपरेशन का लोगो लगाया। ये कदम भारतीय सेना के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए उठाया गया। ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 के पहलगांव आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने तबाह किए गए। भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। पीएम मोदी ने संस्कृत श्लोक के जरिए सेना के साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जिस सेना का मनोबल मजबूत हो उसकी जीत तय होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत नीति और सेना की ताकत का प्रतीक है। ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने सिर्फ 23 मिनट में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस और रक्षा सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। वहीं चीन की अदालत ने देश के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों वेई फिनेह और ली शांगफू को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। दोनों नेताओं पर रिश्वत लेने, ठेकेदारी में गड़बड़ी करने और अवैध संपत्ति जमा करने के आरोप थे। इनके खिलाफ साल 2024 में जांच शुरू हुई थी और करीब 2 साल तक सुनवाई चली। वेई फिनेह 2018 से 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री रहे थे। उनके बाद ली शांगफू को ये जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में दोनों को पद से हटा दिया गया और भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिनेह पर ठेकेदारों से महंगे गिफ्ट और कमीशन लेने के आरोप थे, जबकि शांगफू पर सरकारी ठेकों में अनियमितता करने का आरोप लगा। दोनों नेता कभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाते थे। चीन में पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया था। तब से अब तक लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। पिछले 3 साल में चीन में 15,000 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में सजा दी जा चुकी है। खैर, चीन के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।